ओके, अरे हो गया रहेगा सब लोग का। सो अब आगे पढ़ेंगे स्टीफन्स लॉ। ओके, नॉर्मली एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया है स्टीफन्स लॉ, बट एज पर द न्यू गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, ओके, न्यू गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, इट इज कॉल्ड द स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लिखेंगे अभी अपन, एकदम सिंपल है। सो लिखते हैं स्टीफन्स लॉ क्या है, पता देखते हैं। इसको स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ भी बोलते हैं, पर अपन यहाँ पे स्टीफन्स लॉ ही पढ़ेंगे। ठीक है, एज पर द न्यू गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इट इज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, बट अभी तक अपन स्टीफन्स लॉ बोलते हैं, स्टीफन्स लॉ ही लिखते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट क्या है इसका? तो इसका स्टेटमेंट ये है कि द रेडिएंट एनर्जी, बोलो, द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड per unit time per unit area, the radiant energy emitted per unit time per unit area of perfectly black body is directly proportional to its fourth power of absolute temperature. फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सिंपल है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखा है, बोलो, द अमाउंट ऑफ the radiant energy emitted per unit time per unit area is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature। बट अब आपको पता है कि Q by AT को मैं E लिख सकता हूं, बट यहाँ पे ब्लैक बॉडी बोला था तो इसको मैं EB लिखूंगा। तो EB इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T raised to 4। तो क्या ये प्रोपोर्शनलिटी का कुछ कांस्टेंट होगा? हाँ होगा, और वो होगा EB इज इक्वल टू सिग्मा T raised to 4। कौन है सिग्मा? सिग्मा है स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टीफन्स कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? तो ये कांस्टेंट का वैल्यू याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है। पहले काम करता हूं, मैं इसका यूनिट निकाल लेता हूं। इसका यूनिट क्या आएगा? कैन आई से EB को मैं Q by AT लिख सकता हूं, इज इक्वल टू सिग्मा T raised to 4। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q by AT T raised to 4। तो इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट आएगा जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन रेज़ टू 4, या फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। तो इसका डायमेंशन तो अपन ने ऑलरेडी वॉट पर मीटर स्क्वायर का निकल चुके हैं जब अपन ने एमबीसी पावर पढ़ा था। वो था L0 M1 T-3 K -4। ओके, जूल का होता है L2 M1 T-2, याद है? तो मीटर स्क्वायर पर नीचे L2 था, L2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे T1 था, ऊपर आके T-1 हो जाएगा, तो वो T-3 हो गया और केल्विन रेज़ टू -4। ठीक है, तो ये उसका डायमेंशन हो गया और इसका यूनिट भी लिख लिया। तो अब मैं इसका वैल्यू लिखूंगा। तो सिग्मा का वैल्यू क्या होता है? ये सिग्मा का वैल्यू होता है, याद रखने का तरीका सिंपल है, एकदम सिंपल वे में याद रखना, 5 6 7 8। कैसे याद रखने का? सिग्मा इज इक्वल टू 5 6 7 8, मतलब ये 5.67 into 10 raised to -8। ओके, सो यू कैन रिमेंबर दिस सिग्मा का वैल्यू एज 5 6 7 8, मतलब 5.67 into 10 raised to -8, और इसका यूनिट आएगा वेट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। समझा? कर लो, क्लियर है एवरीवन? सिग्मा का वैल्यू याद हो जाएगा सबको, वेरी गुड। तो ये हो गया तेरा ऑर्डिनरी, ये हो गया ब्लैक बॉडी के लिए। लेकिन ऑर्डिनरी बॉडी रहेगा तो कुछ नहीं, अपन लिखेंगे क्या है? अच्छा, कहने से वी नो दैट, आम्हाला माहित आहे, वी नो दैट कि E अपॉन EB इज इक्वल टू A। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा अपन ने किरचॉफ लॉ में। तो कहने से इसको A लिख सकते हैं, या फिर अगर तुमको चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं, E अपॉन EB इज इक्वल टू A, सॉरी E।
तो a और e को दोनों में सेम है, तो कहने से e कैन बी रिटन एज e into eb। बताओ eb का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ eb, सिग्मा t रेज़ टू 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा e सिग्मा t रेज़ टू 4। क्लियर है? एनीवन क्लियर विद दिस? ओके। वैसे थोड़ा सा एक अलग कांसेप्ट है, किसी ने पूछा कि व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड। याद ना, मैंने पहले भी बताया हुआ है बट अभी वापस एक बार बता रहा हूं कि कभी भी फिजिक्स में whenever they ask रेट मतलब इट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय टाइम। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं ब्लैक बॉडी के लिखता हूं, फॉर ब्लैक बॉडी कहने से E इज इक्वल टू Q बाई 80 होता है, मतलब Q बाई 80 इज इक्वल टू सिग्मा T रेज़ टू 4, मतलब Q इज इक्वल टू Q बाई टी, बिकॉज अपने को रेट चाहिए, तो Q बाई टी एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा सिग्मा A T रेज़ टू 4। ये ब्लैक बॉडी के लिए हो गया। लेकिन फॉर अदर बॉडी खाली क्या करेंगे अपन, E से मल्टीप्लाई कर देंगे, E सिग्मा A T रेज़ टू 4। ठीक है, दिस फॉर द अदर बॉडी, एकदम सिंपल है। ठीक है, ऑर्डिनरी बॉडी जो भी ब्लैक बॉडी के लिए होगा उसको मल्टीप्लाई बाय ई करेंगे तो अपने को अदर बॉडी के लिए या ऑर्डिनरी बॉडी के लिए मिल जाएगा। ये तो बात हो गया कि बॉडी कितना एमिट कर रहा है, उसके एमिसिव पावर जो है वो डिपेंड करता है उसके टेंपरेचर पे, मतलब इट इज 4th पावर ऑफ द टेंपरेचर। लेकिन जब बॉडी को मैंने कोई सराउंडिंग में रखा हुआ है तो क्या डोंट यू थिंक कि सराउंडिंग भी उसके ऊपर सराउंडिंग से जो एमिशन होगा वो भी वो एब्जॉर्ब करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल उसके पास 100 जूल है तो उसने कुछ जूल एमिट किया, कुछ जूल एब्जॉर्ब किया, तो व्हाट इज द नेट लॉस ऑफ द एनर्जी। बिकॉज अगर सपोज एक एग्जांपल के लिए कि उसने 80 जूल एमिट किया हुआ है और 30 जूल उसने एब्जॉर्ब किया, तो नेट लॉस कितना हुआ, नेट लॉस विल बी ओनली 50, राइट, बिकॉज इट इज एमिटेड माइनस एब्जॉर्ब। तो देखते क्या होगा, लेट कैपिटल T is the absolute temperature of body and T naught is the absolute temperature of surrounding। एक चीज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली अपन कैपिटल T को एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए डिनोट करते हैं और थीटा को डिनोट करते हैं फॉर द नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लिखा जाता है। तो ध्यान से देखो क्या होगा, कहने से रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी, रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी इज इक्वल टू, अभी जो हमने लिखा यहां पे क्या लिखा था, रेट सिग्मा A T रेज़ टू 4, बरोबर है, सिग्मा A T रेज़ टू 4। लेकिन रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा A T नॉट रेज़ टू 4, सिग्मा A T नॉट रेज़ टू 4। ओके, सो जैसे मैंने पूछा तुम लोगों को कि व्हाट इज द नेट लॉस of energy is equal to rate of energy absorbed by body minus emitted by body minus rate of energy absorbed by the body। so इसको मैं लिखूंगा dq by dt। what is dq by dt? net rate of loss of heat, net rate of loss of heat is equal to sigma A T raised to 4 minus sigma A T naught raised to 4। तो कहने से यहां से सिग्मा कॉमन आ जाएगा और सिग्मा कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा कॉमन A कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा T raised to 4 minus T naught raised to 4। ठीक है, so this is the net rate of loss of heat for the black body, because यहाँ पे E से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो दिस इज फॉर द ब्लैक बॉडी। एंड अगर ऑर्डिनरी बॉडी रहेगा तो क्या आएगा, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी dq by dt is equal to E sigma A T raised to 4 minus T naught raised to 4। क्लियर है, कोई शक, कोई डाउट, एनीवन? ओके, सिंपल है, एवरीवन क्लियर विद दिस? श्योर? ओके,
समझा? तो स्टीफन्स लॉ में आपने क्या पढ़ा कि उसका जो एमिसिव पावर है, उसका जो अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसको अपन एमिसिव पावर बोलते हैं, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज द फोर्थ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। क्लियर है? सिंपल। ओके, याद रहेगा सबको। ओके, और लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा ए T raised to 4 minus T naught raised to 4। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है सर ये कैलकुलेशन कैसे करने का, क्योंकि माइनस में तो अपन लॉग भी नहीं, मैं बताऊंगा तुमको कैसे करना है वो। ठीक है, when we do the MCQ and numericals I'll show you how to do it। okay, there is some technique and for do it for calculation of this we'll do it, don't worry। ठीक है, चलो इतना कॉपी करो। So now we will revise again जो भी अभी तक अपन ने किया है up to the net energy loss of the heat। okay, तो सबसे पहले we have started with the chapter with the डेफिनेशन ऑफ हीट, मतलब हीट के अंदर जो चैप्टर्स है उससे चालू किया था। सो हीट ट्रांसफर का मोड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इंफ्रारेड रेडिएट करता है, उसका स्पीड रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद अपन ने देखा कि जो एनर्जी आएगा कोई भी बॉडी पे, इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट माइट गेट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एब्जॉर्प्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। Then we have defined the coefficient of absorption, which is amount of energy absorbed upon total amount of energy incident. Coefficient of reflection, similarly coefficient of transmission. फिर तीनों का रिलेशन देखा, a plus r plus t is equal to 1, मतलब एडिशन ऑफ ऑल द 3 कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1। उसमें स्पेशल केस देखा, एथरमेनस बॉडी में t 0 था, डायथरमेनस का आइडियल केस में t is equal to 1 होता है। उसका ब्लैक बॉडी देखा, ब्लैक बॉडी में कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन which is a is equal to 1। ओके, उसके बाद अपन ने देखा एमिसिव पावर। क्या था एमिसिव पावर? एमिसिव पावर इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अपन ने बोला उसको याद रखने का तरीका क्या रहेगा? Q खाया। ओके, Q इज इक्वल टू EAT या Q इज इक्वल टू ATE। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि उसका एमिसिविटी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन देखा, where small e is equal to capital E upon EB, that is emissive power of the ordinary body upon the emissive power of the black body। और हमेशा E का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा, because emissive power of the black body is always greater than the emissive power of the ordinary body। तो ये आपने देखा। ओके, उसके बाद we went to the Kirchhoff law। Kirchhoff law में आपने प्रूव किया, वहां पे डिफाइन किया कि the coefficient of absorption and coefficient of emission will be always equal, okay, for all the wavelengths। उसके बाद we went to the Stephen's law, Stephen's-Boltzmann law according to the new government textbook। so वहां पे बोला गया है कि जो emissive power of the black body है that is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of the body। okay, उसके फिर बाद आपने ordinary body के लिए भी डिफाइन किया, where small e capital E is equal to small e sigma t raised to 4। sigma का वैल्यू बोला 5.67 into 10⁻⁻8 watt per मीटर स्क्वायर वैल्यू रेज़ टू 4। तो ये सब आपने पढ़ा। उसके बाद आपने नेट लॉस ऑफ हीट पढ़ा। नेट लॉस ऑफ हीट अगर सराउंडिंग का टेंपरेचर T नॉट है तो उसका जो नेट लॉस ऑफ हीट होगा दैट इज इक्वल टू dQ/dt इज इक्वल टू E A सिग्मा T रेज़ टू 4 माइनस T नॉट रेज़ टू 4। ओके, अगर ये ब्लैक बॉडी रहेगा तो E का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो दैट इज अ जनरल फॉर्मूला मैंने बताया। तो ये हो गया तुम्हारा अभी तक अपन ने जो किया था वो। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट है तुम लोग ने घर पे भी किया रहेगा। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय द ल्यूमन एंड प्रिंशिम करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इट्स अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। आई टेल यू व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट। सी, अगर मैंने ये ग्राफ लिया और यहां पे ये वेवलेंथ है लैम्डा और ये ई लैम्डा मतलब एनर्जी ड्यू टू द लैम्डा। ठीक है, या एनर्जी चेंजेस विद वेवलेंथ और एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। अब सपोज मैंने क्या किया, या मतलब यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया, एक ब्लैक बॉडी लिया था और ब्लैक बॉडी का जो इंटेंसिटी है, जो एमिशन का जो कैपेसिटी है या एमिशन पावर जो है वो हर एक अलग अलग टेम्परेचर पे वो लोगों ने मेजर किया, वो लोगों ने कैलकुलेट किया, वो लोगों ने चेक किया क्या आया। तो वो लोगों का ग्राफ कुछ ऐसा आया था। जैसे ये ग्राफ तुम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे देखो 1650 है, ये 1450 है, ये 1200 केल्विन है, ये 1050 केल्विन है।
तो जैसे अगर तुम लोग ऑब्जर्व किया तो ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया उसका पीक वैल्यू पे, तो जैसे जैसे अगर टेम्परेचर कम होते जा रहा है तो उसका लैम्बडा देखो बढ़ते जा रहा है। ओके, लैम्बडा बढ़ते जा रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब कहने से जितना ज्यादा टेम्परेचर मैं प्रोवाइड करूंगा उतना ज्यादा एनर्जी एमिट होगा, बट वेवलेंथ कम हो जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो वेवलेंथ कम रहेगा और एनर्जी क्या रहेगा, मैक्सिमम। एनर्जी का फॉर्मूला तो तुमको पता ही है, E = hc by लैम्बडा। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, बेसिकली यहां से मुझे क्या पता चलता है कि अगर जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो उसका वेवलेंथ कम है, और वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा। तो यहां से और एक लॉ पढ़ेंगे अपन जिसको बोलते हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो ये जो स्टडी था दिस वाज द स्टडी ऑफ द एनर्जी एंड द वेवलेंथ। ठीक है, सो ये कॉपी कर लो इतना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द स्टडी विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या रहेगा वो ज्यादा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर विन्स displacement law. So the statement of the Wiens displacement law is the product of lambda m corresponding to maximum energy of emission and absolute temperature capital T of black body is constant. So that is your Wiens displacement law. ठीक है, तो अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो लैम्डा m है दैट इज अ मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो सीधी बात है कि अगर इसको मैं लिखूंगा तो लैम्डा m इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको मैं कैपिटल B स्मॉल b से डिनोट करता हूं, एंड स्मॉल b इज कॉल्ड द विन्स कांस्टेंट। ओके, सो लैम्डा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन t। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? अच्छा, b का फॉर्मूला अगर देखोगे तो b का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा m इनटू t। तो इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा, बोलो लैम्डा का यूनिट होता है मीटर और इसका होता है केल्विन। सो इट इज गोइंग टू बी मीटर, केल्विन विल बी द यूनिट एंड द डायमेंशन विल बी L1 m0 t0 k1। ओके, अब अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द विन्स कांस्टेंट तो लिखने का इट इज 2.898 into 10 raised to minus 3 मीटर केल्विन। प्लीज नोट दिस इज अ मीटर केल्विन, मिली केल्विन नहीं है, मीटर केल्विन है। ठीक है, अपने को आदत हो गया एम का मतलब मिली नहीं रही, मीटर। Okay, this is meter Kelvin 10 raised to minus 3. So the value of the sigma is value of the B is 2.898 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. So according to Wiens law जो अपन ने इसके पहले भी स्टडी किया ग्राफ में कि अगर कोई भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसका लैम्बडा क्या होते जाता है, उसका लैम्बडा बढ़ते जाता है कि कम होता है, कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्बडा कम होगा और एनर्जी का एमिशन का एनर्जी जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक के साथ तुमको बताऊंगा। अगर अपन लॉजिक लगाए तो मुझे लैम्बडा आपने पढ़ा था लैम्बडा v, लैम्बडा y एंड लैम्बडा r, ऐसा पढ़ा था, बरोबर है। किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, रेड का, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का। तो अगर तुम लोग कभी भी अगर एक छोटा सा एग्जांपल अगर तुम लोग घर पे ट्राई करोगे तो एक स्फीयर ले लो, मेटल स्फीयर, वो मेटल स्फीयर को या नाइफ ले लो अपने घर पे, उसको अगर तुम लोग गर्म करोगे या उसको तुम लोग गैस पे रखोगे, गैस चालू करो, ये विज्ञान में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे उन्होंने गैस को चालू किया, गैस को चालू करो, उसको 10-15 मिनट रखो तो तुमको पहले वो जो नाइफ है या जो स्फीयर है वो रेड कलर का दिखेगा, और टेम्परेचर दोगे और 15 मिनट रखोगे तो ऑरेंजिश होगा, और रखोगे तो येलोइश होगा, ऐसे ऐसे करके लास्ट में वो ब्लूइश होता है। तो अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो जैसे जैसे तुम लोग टाइम बढ़ाते जा रहे हो तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है बॉडी का, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका एमिशन का कैपेसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एमिशन का एनर्जी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
दैट इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। तो पहले रेड दिखता है और लास्ट में कौन सा दिखता है अपने को? वायलेट। तो जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका वेवलेंथ क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। दिस इज ग्रीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तुमको लैम्डा एम का लैम्डा m1 दिया रहेगा, लैम्डा m2 पूछा रहेगा, दो टेंपरेचर दिया रहेगा या तो एक टेंपरेचर दिया रहेगा दूसरा पूछा रहेगा। दिस टाइप ऑफ सिंपल क्वेश्चन वी आर गेटिंग, ठीक है। और अगर कभी पूछा एनर्जी का होगा तो एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेगा E is equal to hc by lambda। इतना क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर विद दिस? ओके, कॉपी करो। ओके, लेट्स गो अहेड। इसका जो पढ़ेंगे वो ऑलरेडी तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो उसको वापस एक बार पढ़ेंगे या उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अपन। तो देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, ठीक है। एकदम सिंपल है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए अच्छा 11th स्टैंडर्ड से तुम लोगों को थर्मल एक्सपेंशन से कुछ याद आ रहा है? तुम लोग ने एक स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला किया था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक हीट? हाँ बराबर, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा या फिर ms डेल्टा थीटा या ms d थीटा। तो अब मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा, इसका मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं। तो ध्यान से देखो, इसका स्टेटमेंट क्या आएगा? किसका? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द rate of loss of heat, the rate of loss of heat by body is the rate of loss of heat। rate बोला है मतलब क्या आएगा? किसके साथ डील करेगा? टाइम के साथ। so the rate of loss of heat by a body is directly proportional to excess of temperature of the body over surrounding। इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द एक्सेस टेम्परेचर? एक्सेस टेम्परेचर मतलब बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस, मतलब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहेगा? ओके, प्रोवाइडेड एक्सेस इज स्मॉल। मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। सब पता चला बॉडी का टेम्परेचर ही 40 डिग्री है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री है, तो ऐसा नहीं, इट शुड बी अ स्मॉल डिफरेंस, ठीक है। So Newton's law of cooling में what is the statement? The rate of loss of heat by a body is directly proportional to the excess of temperature of the body over the surrounding provided excess is small। मतलब dq by dt, that is rate of loss of heat is proportional to excess of temperature, that is theta minus theta naught। मतलब dq by dt is equal to k times theta minus theta naught। dq by dt is k times theta minus theta naught। ओके, तो ये जो है उसका स्टेटमेंट के हिसाब से मैथमेटिकल इक्वेशन दो मिला, but theta is the temperature of the body and theta naught is the temperature of the surrounding and k is a proportionality constant। ओके, अब इसको मैं दूसरा एक स्टेटमेंट लिखता हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले गया था, उसको मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूं विद द लेटेंट हीट। बिकॉज़ अगर तुमको याद है तो लेटेंट हीट क्या था? इट वाज द amount of heat required to raise the temperature of the body, right? तो यहाँ पर अगर heat loss हो रहा है, यहाँ पे भी देखो excess temperature है, तो इसका भी कुछ rate of temperature के साथ कुछ relation रहेगा, तो डिराइव करते क्या है, ठीक है। ध्यान से आराम से पढ़ेंगे। So we know that आम्हाला माहित आहे that Q is equal to mc डेल्टा थीटा। अब बहुत सारे लोग इसको ms डेल्टा थीटा लिखते हैं, लेट इट डजंट मैटर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? dq by dt, ध्यान से देखना, dq by dt is equal to mc d थीटा by dt। ये डेल्टा थीटा को मैंने लिखा d थीटा, दोनों को डिवाइड बाय टाइम किया है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू m व्हिच इज अ मास, c इज अ स्पेसिफिक हीट एंड d थीटा बाय dt इज अ रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। मैंने थोड़ा चेंज किया वर्ड, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर हीट लॉस हो रहा है, तो क्या करेगा? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, इसलिए मैंने बोला है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर।
ओके सो इफ यू कैन सी इक्वेशन नंबर पहिला आणि इक्वेशन नंबर दुसरा फ्रॉम 1 आणि 2 बोलो क्या आएगा कैन आई से इट इज गोइंग टू बी mc d theta by dt is equal to k times theta minus theta naught solve d theta by dt is equal to k upon mc theta minus theta naught तो अगर इसको मैं कुछ बोल दूंगा तो इसको मैं बोल देता हूं कि ये भी मेरे लिए एक कांस्टेंट है दूसरा थीटा माइनस थीटा नॉट क्योंकि k इज ऑलरेडी कांस्टेंट था बचपन से वो कांस्टेंट है m इज अ मास ओके जो ऑब्वियसली सब्सटेंस का कांस्टेंट रहेगा c इज अ स्पेसिफिक हीट जो अपने पढ़ा था 11 में कि हर एक मटेरियल का स्पेसिफिक हीट क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा इसलिए अगर ये कांस्टेंट है तो कहना ही से d theta by dt is proportional to theta minus theta naught अरे हाँ ना बोलना yes or no d theta by dt is proportional to what theta minus theta naught ओके सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सेकंड स्टेटमेंट यहां से बनेगा और वो स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंगली बनेगा ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं द रेट ऑफ वहां पे मैंने लिखा था लॉस ऑफ रेट यहां पे लिखूंगा द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर बाय आवर बॉडी is directly proportional to excess of temperature of body over surrounding provided एक्सेस इज स्मॉल ओके ध्यान से देखो मैंने कुछ स्टेटमेंट चेंज नहीं किया खाली यहां पे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की जगह लिखा रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नोट जो है वो यहां भी आता है कि ये जो यहां पे रहेगा वो मैं यहां पे लिखता हूं ओफो मतलब सबको पता है क्या है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉट फॉर द एग्जाम इसको खाली याद रखना तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये d थीटा बाय dt जो है वो क्या होगा तो उसमें d थीटा जो होगा दैट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2 मैं ऐसा कंसीडर करके चल रहा हूं कि थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से बड़ा है और ये जो थीटा है वो होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 ओके तो ये जो थीटा है वो एवरेज टेम्परेचर है और डी थीटा है जो वो चेंज इन टेम्परेचर है इतना क्लियर सब लोगों को कोई शक कोई डाउट एनीवन नक्की ओके चलो कॉपी करो